क्या चीज? वो लोग जो प्रोजेक्ट नहीं करेगा क्या करेंगे हम लोग? किसी और का प्रोजेक्ट देंगे उनको कि जा एक्सटर्नल के सामने, ये करना पड़ेगा लास्ट में। पिछले हर साल तो अब टॉपिक्स अलग अलग करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल सेम भी आ सकते हैं ना, अगली बार सेम आए हैं एक्सटर्नल। पिछली बार हाँ अकाउंट्स के सेम आए, तो पहले से पता नहीं होता है ना कि सेम आएंगे अलग अलग आएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो चेक करो। देखें आगे। करना हेडिंग करना, हेडिंग करना नेक्स्ट, प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड। प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड। लेकिन होता क्या है सबसे पहली बात, और फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहली बात, प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या है? जैसे कि सोच लो एक पर्टिकुलर ईयर चल रहा है हम लोग का, लेट्स से द ईयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2021 एंडिंग ऑन 31/3/22। ठीक है, ये है हमारा ईयर, दैट इज 21-22। ठीक है, अब इस साल में जितना भी प्रॉफिट्स हुआ वो हमको पता चलेगा ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। जो प्रॉफिट पीएल अकाउंट बनेगा तो हमको पता चलेगा कि लास्ट ईयर मतलब लास्ट डेट में कितना प्रॉफिट हुआ साल भर में। ठीक है, अभी जो साल भर में प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो लास्ट डे ऑफ द ईयर है, इस दिन डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितना रुपया डिविडेंड देना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से डायरेक्टर्स डिसाइड किए कि डिविडेंड देना चाहिए 50,000। ठीक है, लेकिन रियलिटी में इतना ही डिविडेंड मिलेगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। डिविडेंड का फाइनल होता है जब कंपनी यहाँ मीटिंग करता है, एजीएम बोलते हैं उसको, एनुअल जनरल मीटिंग्स, जो कि एंड ऑफ द ईयर के 6 मंथ्स के अंदर होता है। ठीक है, तो बाय 30 सितंबर मीटिंग किया जाएगा, जिसमें पुराना ईयर क्या परफॉर्मेंस रहा सब कुछ डिस्कशन होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किया जाएगा शेयर होल्डर्स के सामने। ठीक है, तो उस दिन डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 50,000 रुपीज डिविडेंड दे देते हैं। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स जो है मीटिंग में अगर अप्रूव करेंगे इस बात को तो जाके डिविडेंड दिया जाएगा। दैट मीन्स द अल्टीमेट डिसीजन टू गिव डिविडेंड इज टू बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर। वो डिसीजन किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, शेयर होल्डर्स के पास क्या पावर है कि या तो 50,000 रुपए डिविडेंड हाँ बोल सकते हैं वो लोग, या उससे कम कर सकते हैं वो, उससे बढ़ाने का पावर उनके पास भी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टर्स जो डिविडेंड 31 मार्च को बोल रहे हैं कि दे देते हैं, वो फाइनल नहीं है, वो तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग है। ठीक है, तो इस डिविडेंड को बोला जाता है प्रपोज्ड। ठीक है, प्रपोज्ड का मतलब पता है हमको? प्रपोज का मतलब है कि जहां पे हम लोग एक प्रस्ताव रखे और वो होगा या नहीं होगा ये बात का भी गारंटी नहीं है, उसको बोलते हैं प्रपोज्ड। ठीक है,
और जब शेयर होल्डर्स उसको हाँ बोल देते हैं, देन दैट डिविडेंड इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। प्रपोज्ड डिविडेंड कब बोला जाता है उसको, जब तक शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं किए हैं, खाली डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि इतना डिविडेंड दे देते हैं और अब तक शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं किए हैं, वो डिविडेंड को बोला जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड। और आगे चल के वो प्रपोज्ड डिविडेंड क्या बनता है, फाइनल डिविडेंड, जब एजीएम में शेयर होल्डर्स हाँ बोलेंगे तो। ठीक है, अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में प्रपोज्ड डिविडेंड कहां पे आता है। बैलेंस शीट में प्रपोज्ड डिविडेंड कहाँ आता है प्रतीक, कंटीजेंट लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में नहीं, शायद ये श्योर राहुल, बैलेंस शीट में नहीं आता है क्योंकि ये एक कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब था देंगे या नहीं देंगे, अभी श्योर नहीं है। ठीक है, वैसे लायबिलिटी को बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, जिस दिन बैलेंस शीट बन रहा है उस दिन वो लायबिलिटी कंटीजेंट है, क्योंकि शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे तो हम वो डिविडेंड देंगे, शेयर होल्डर मना करेंगे तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। तो ये कौन सा लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं दिखाते इसको। ठीक है, तो इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है कब पे हो रहा है, वो नेक्स्ट ईयर में पे हो रहा है। ठीक है, तो इस साल कौन सा पे हुआ होगा, लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। डेट मीन्स हमको कौन सा डिविडेंड एडजस्ट करना है, प्रीवियस ईयर वाला एडजस्ट करना है। करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर में जाकर पे होगा। हम कैश फ्लो कब का बना रहे हैं, करेंट ईयर का, 1/4/21 से 31/3/22 का हम कैश फ्लो बना रहे हैं। ठीक है, तो इस समय कौन सा डिविडेंड हम पे किए होंगे, लास्ट ईयर का पे किए होंगे, है ना। तो हम लोग कैश फ्लो बनाते वक्त प्रपोज्ड या फाइनल कौन सा वाला कंसिडर करेंगे, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, क्योंकि इस साल का जो है वो कब पे होगा, वो पे होने वाला है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो इतना बड़ा कहानी का सिर्फ एक लाइन का समरी है कि प्रपोज डिविडेंड दो ठो दिया हुआ होगा हमारे क्वेश्चन में, एक प्रीवियस ईयर का और दूसरा करेंट ईयर का। करेंट ईयर का कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है करेंट ईयर को, सिर्फ पुराने वाला जो प्रपोज डिविडेंड है उसको हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, नोट्स में भी यही बात लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो, प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। समझ में आ रहा है, तो पिछले साल का दोनों दिया होगा क्योंकि क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमको सिर्फ प्रीवियस ईयर वाला कंसिडर करना है, करेंट ईयर का हमारे काम का नहीं है। ठीक है, लिखना नोट्स इसके अंदर, हेडिंग है प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड इज प्रपोज्ड by the directors. Dividend is proposed by the directors and it is approved by the shareholders in the annual general meetings. Approved by the shareholders in the annual general meetings. The proposed dividend of previous year
द प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस इज अप्रूव्ड एंड पेड इन द करेंट ईयर। क्लियर है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या करना है कैश फ्लो बनाते वक्त? पॉइंट नंबर 1, हाईलाइट कर लेना प्रीवियस ईयर वर्ड को, ठीक है? प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर is added to calculate net profit before tax and EI. सेकंड, एक तो ये ट्रीटमेंट क्लियर है, ऐड करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI निकालने के लिए, ठीक है? दूसरा, डिविडेंड जो हम लोग पे कर रहे हैं वो कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। क्यों? क्योंकि हम डिविडेंड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम शेयर्स इशू किए हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू किए हैं, इस वजह से हम डिविडेंड दे रहे हैं। और इक्विटी शेयर इशू करना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसीलिए डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब फाइनेंसिंग का हम कैश फ्लो बनाएंगे तो डिविडेंड पेड वहां पर माइनस करेंगे, क्योंकि दैट इज अ कैश आउटफ्लो, ठीक है? लिखना proposed dividend of previous year अगेन प्रीवियस ईयर ही, क्योंकि कौन सा पे किए हैं इस साल? पिछले साल का ही तो पे किए होंगे, है ना? प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज शोन एज अ कैश आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है? तो ये दो ट्रीटमेंट है किसका? प्रपोज डिविडेंड का, जो कि ट्रीटमेंट सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले का है, करेंट ईयर वाले का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जिसे करंट ईयर चल रहा है, लेट्स से 21-22, ठीक है? तो इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो यहाँ पर पता चलेगा ईयर एंड में जब SPL बनेगा, ठीक है? और उसके बाद डिविडेंड प्रपोज होगा और उस हिसाब से आगे चल के फाइनल होगा, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रॉफिट लास्ट ईयर में, लास्ट डेट में ही पता चलेगा। थोड़ा बहुत हमको अनुमान हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर कि बिजनेस कैसा चल रहा है और कितना प्रॉफिट्स हो रहा है। प्लस रियल लाइफ में तो 3 मंथ्स में बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो हम पढ़ते हैं कि
साल में एक बार बनाते हैं और हम वही टैली नहीं करा पा रहे 3 महीना में बनाते हैं एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो लिस्टेड कंपनीज होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट जानते होगे तो पता होगा कि हर 3 मंथ्स में रिजल्ट्स आता है कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। तो बीच में बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पता चल जाता है थोड़ा बहुत, एग्जैक्ट नहीं भी तो अनुमानिक प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स, ये डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, ईयर के बीच में थोड़ा बहुत छोटा मोटा अमाउंट वो डिक्लेयर कर सकते हैं एज डिविडेंड। उस डिविडेंड को बोला जाता है इंटरिम। इंटरिम मतलब बीच में, इन इन मिडिल, है ना। तो इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में अचानक से जो डायरेक्टर्स है वो लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये पावर उनके पास है। वो डिक्लेयर भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं और पेमेंट भी वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर्स ईयर के बीच में छोटा मोटा अमाउंट डिक्लेयर कर सकते हैं एज डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा और पे होगा, ट्रीटमेंट तो वही सेम टू सेम है, ऐड होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई निकालने के लिए। और दूसरा इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है वो, और वो कैश आउटफ्लो आएगा अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्क क्या होगा, ये करेंट ईयर वाला हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले प्रपोज होगा फिर नेक्स्ट ईयर जाके अप्रूव होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस पे। तो इस पे सिर्फ एक ही दिया हुआ होगा, वैसे क्वेश्चन में कंफ्यूज भी कभी नहीं करेगा, एक ही दिया हुआ होगा, हमको उसी को प्लस करना है और फाइनेंसिंग के अंदर आउटफ्लो में माइनस करना है, ठीक है। लेकिन प्रपोज में ऐसा नहीं होगा। प्रपोज में हर क्वेश्चन में दो थ्रो दिया हुआ रहता है, प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर। तो ध्यान रखना है कि हमको प्रीवियस ईयर वाला कंसिडर करना है, ठीक है। इंटरिम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्रीवियस और करेंट ईयर का, इसलिए इंटरिम में लिखो, नोट्स में लिखा हुआ भी है इंटरिम डिविडेंड ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। लिखना इट मीन्स डिविडेंड आउट ऑफ द करेंट ईयर्स प्रॉफिट। इट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट होता है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट सबसे पहला सेम ट्रीटमेंट है, बस प्रपोज्ड में प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं और इंटरिम में करेंट ईयर का लेंगे, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड ऑफ current year is added. Interim dividend of current year is added to calculate net profit before tax and EI. Next,
interim dividend of current year is shown as a cash outflow. Under financing activities. ठीक है, नोट। If dividend on equity share is paid if dividend on equity share is paid, it is assumed that dividend on preference shares is also paid. प्रेफरेंस शेयर्स पे इंटरेस्ट देते हैं डिविडेंड? इंटरेस्ट देते हैं क्या? फिक्स रेट देते हैं लेकिन डिविडेंड देते हैं। और डिवेंचर्स पे क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों को डिविडेंड मिलता है। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। डिवेंचर्स उनको इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट हो ना हो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिवेंचर्स क्लियर है, प्रॉफिट हो ना हो इंटरेस्ट देंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएल का आइटम है। ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, तो प्रेफरेंस किस बात का है कि डिविडेंड पहले मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो पहले प्रेफरेंस को दे देंगे, जो भी रेट है 10% 12%, और उसके बाद जो कुछ भी बचेगा दैट बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि प्रेफरेंस को डिविडेंड पहले मिलता है और उसके बाद जाके डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब हमारे क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए हैं, तो हमको ये मानना ही पड़ेगा कि प्रेफरेंस को डिविडेंड दे चुके हैं, क्योंकि लॉ, सिंपल सा लॉ है कि पहले प्रेफरेंस को देंगे, उसके बाद ही जाके हम इक्विटी को दे सकते हैं। और क्वेश्चन में अगर इक्विटी के बारे में बोला है कि दिए हैं और प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो हमको ये एज्यूम करना ही पड़ेगा कि प्रेफरेंस को भी डिविडेंड हम दे चुके हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा प्रेफरेंस डिविडेंड का? सेम जो बाकी डिविडेंड्स का हो रहा है, प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई निकालने के लिए, और माइनस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो है। ठीक है, देखो तो फॉर्मेट में आ जाते हैं एक बार इसका, ये वाले फॉर्मेट में जो ग्रीन में मार्क किया हो तो पहले ही फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिए थे, सेम था। ठीक है, ये दो चीज नया था, डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स, जिसके अंदर ये हो गया डिविडेंड। दो प्रकार का डिविडेंड है, एक है प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड जो कि प्रीवियस ईयर का लेना है, और दूसरा है इंटरिम डिविडेंड जो कि करेंट ईयर का लेना होगा। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। इसमें कुछ लिखने का बात है नहीं नोट्स में, जो भी पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफर किए है वो सारा यहाँ पे हम प्लस करेंगे। वो चाहे कोई भी रिजर्व क्यों ना हो, उसका कोई भी नाम क्यों ना हो, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, WCR, IFR या कोई भी और नाम का रिजर्व क्यों ना हो, ट्रांसफर किए रिजर्व में तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे उसको। ठीक है, देना क्वेश्चंस देखेंगे बुक से।
इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 5.17। हम इतना पढ़ लिए कि हम इलस्ट्रेशन 15 से लेकर 21 तक कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 15 से 21 अभी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखना 15, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, सरप्लस दिया है, डिविडेंड पेएबल दिया है। डिविडेंड पेएबल क्या होता है, छोड़ो इसको, है ना। नीचे दिया है डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 20 एंड 31 मार्च 21। पिछले साल का है 3 लाख और इस साल का है 3.5 लाख। कौन सा हमारे काम का है? पिछले साल, इस साल का नहीं, पिछले साल का। मतलब कौन सा अमाउंट? 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब तुमको एक चीज जो समझना होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई जो है, दो तरीके से निकल सकता है ना। अगर क्वेश्चन में दिया है डायरेक्टली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ईआई, अगर ये दिया हुआ है तो हम सिर्फ दो चीज को एडजस्ट करेंगे, टैक्स एंड ईआई, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो केस 1 था। ठीक है, जो इन फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में पढ़े थे। ठीक है, और उसके बाद जो अभी जो पढ़ रहे हैं दूसरा मेथड, जिसमें ये दोनों तो एडजस्ट होगा ही, साथ में डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी एडजस्ट होगा। वो कब? जब हमको सरप्लस दिया हुआ है, किसका किसका? क्लोजिंग का और ओपनिंग का, और हमको इसके डिफरेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो ये हेडिंग देखो क्या है, देखो इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल, तो हमको किससे स्टार्ट करना है? डिफरेंस इन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस एज पर सरप्लस। जब इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग के डिफरेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम डिविडेंड और रिजर्व को एडजस्ट करेंगे। लेकिन जो केस 1 था, अगर हमको दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ईआई डायरेक्टली, तो हमको वो दो चीज को एडजस्ट नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक दो ठू है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है बुक में। जो क्वेश्चन है सब इसी के ऊपर है, सेकेंड केस के ऊपर, ये वाला सरप्लस वाला। ठीक है, तो हमेशा बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा जिसमें सरप्लस दिया हुआ रहेगा। हम स्टार्ट कैसे करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस एंड दूसरा हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये दो के डिफरेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एडजस्ट करेंगे क्या क्या? डिविडेंड, रिजर्व्स, टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो, डिफरेंस है, डिफरेंस इन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल। करो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कितना आ रहा है? 3 लाख आ रहा है। क्लोजिंग है 8 लाख और ओपनिंग है 5 लाख। 99% क्वेश्चन बुक का ऐसे ही स्टार्ट होगा। ठीक है, डिफरेंस इन सरप्लस से। एक आधा क्वेश्चन में दिया नेट प्रॉफिट, वरना नहीं है क्वेश्चन वैसा, और एग्जाम में आएगा भी नहीं वैसे वाला, इसी यही वाला आएगा। 3 लैक्स डिफरेंस इन सरप्लस, 3 लैक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, कौन से साल का? प्रीवियस ईयर का। तो क्या निकल के आएगा? 6 लाख। क्या बोलते हैं इसको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। ये क्या चल रहा है? ये वर्किंग नोट चल रहा है ना, दिस इज वर्किंग नोट। ये जो निकलेगा ये पुट करेंगे कैश फ्लो में, तो कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, क्लियर है ये जो प्रपोज डिविडेंड 3 लाख का, यहाँ पे एक तो यहाँ प्लस कर दिए, दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा 3 लाख। जब फाइनेंसिंग बनाएंगे तो फाइनेंसिंग में 3 लाख माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा चीज और बता देता हूं यहाँ पे। देखो बैलेंस शीट में एक डिविडेंड पेएबल था, आगे चल के फाइनेंसिंग तो बनाना ही है ना, तो सब कुछ काम तो आएगा ही।
एक डिविडेंड पेएबल है ना 30,000 का, इस नहीं, उसका मतलब हम 30,000 का डिविडेंड नहीं दिए हैं अभी तक, लाइबिलिटी में है देखो, तो मतलब 3 लाख में से 30,000 अभी पे नहीं किए हैं, तो फाइनेंसिंग में 2,70,000 माइनस होगा। समझ में आया ना, 3 लाख देना है, लेकिन बैलेंस शीट में बोल रहा है कि 30,000 अभी भी देना बचा हुआ है, तो दिए कितना, 270। फाइनेंसिंग में कैश आउटफ्लो होगा 270, जब फाइनेंसिंग बनाएंगे, अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 16। Following is the extract of balance sheet of Beta Limited. Equity share capital, 10% redeemable preference share capital, surplus, dividend payable. डिविडेंड पेएबल कोई काम का नहीं है हमारा, ठीक है, हम फाइनेंसिंग अभी बना नहीं रहे। स्टार्ट करते हैं सरप्लस के डिफरेंस से, फिर देखते हैं। स्टार्ट करो, डिफरेंस इन सरप्लस। दैट इज बैलेंस इन एसपीएल, कितना आएगा, 4,50,000 माइनस 2,50,000, 2 लाख, ठीक है ये। अब देखो क्या प्लस करना, नीचे दिया है पॉइंट 1 में, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 एंड 21 वेयर 1,50,000 एंड 1,00,000। कौन सा हमारे काम का है, 1,50,000, क्योंकि 1,50,000 कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। डेढ़ लाख, ठीक है, पॉइंट 1 गया। नेक्स्ट पॉइंट 2, an interim dividend of 50,000 on equity shares was paid on 31st December 2020। इंटरिम तो एक ही दिया रहता है, मैं बोला ही था स्टार्टिंग से, एक ही दिया भी है, प्लस कर देंगे। हो गया आंसर कंप्लीट। एक नोट लिख रखे हम लोग, ये वाला नोट देखो, पढ़ो। If dividend on equity share is given, we will assume that dividend on preference share is also paid। तो प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड है, मतलब क्योंकि इक्विटी पे दे रखा है, तो प्रेफरेंस का भी लेना पड़ेगा। प्रेफरेंस 5,00,000 का 10%, 50,000। टोटल 2.5, 3.5, 4, 4.5, है ना, 4,50,000। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, ठीक है। ये वर्किंग नोट है, ये जो आंसर निकला ये ऑपरेटिंग में लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग फिर। देखिए नेक्स्ट 17। From the following information for the year ended 31st March 21, calculate net profit before tax and EI। सरप्लस, क्लोजिंग बैलेंस दिया, ओपनिंग बैलेंस दिया है, दोनों का डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20, उसके नीचे 31st March 21, उसके नीचे 31st March 20, कौन सा हमारे काम का है, 31st March 20 का, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, एनी काइंड ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ये भी प्लस होगा, है ना। करो, डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। कितना का डिफरेंस है, 7,40,000 आ रहा है उतना, 540 माइनस
-240, तो +240, आई होप हो गया होगा ये 740, है ना। नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड कौन सा ऐड करेंगे कि पिछला वाला, कितना है अमाउंट, 2,10,000। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, एनी काइंड ऑफ रिजर्व, मैटर नहीं करता, ऐड होगा वो 1,50,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड होता ही है प्रोविजन फॉर टैक्स, 2,30,000। फाइनल आंसर 13,30 या आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI। अठारह करो, दोनों का डिफरेंस स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व प्लस होगा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बढ़िया है, प्रीवियस ही दिया है, वही काम का रहता है। इंटरिम प्लस होगा प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होगा इनकम टैक्स पेड माइनस, पढ़ाया हूं मैं ऐसा, कुछ नहीं होगा, दोनों दिया है डायरेक्टली, क्यों बनाएंगे टेबल, टेबल हम कब बनाते थे, वो दोनों तो निकालने के लिए ना, ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता था, तो हम टेबल बना के टू बैंक बाय SPL निकालते थे, तो दोनों दिया है ना, पहला दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर बाय SPL है वो, और इनकम टैक्स पेड टू बैंक है। इनकम टैक्स पेड कहां काम आएगा, स्टेप 4 में काम आएगा, इनकम टैक्स पेड अभी कोई काम का नहीं है वो, ठीक है। टेबल तब बनेगा जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो हम वो बनाते थे टेबल, है ना, बैंक और SPL निकालने के लिए, तो डायरेक्टली दिया है बैंक और SPL। क्लोजिंग से ये डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंस इन सरप्लस, कितना का डिफरेंस है, 672 - 2 472, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व्स प्लस होगा 2 लाख। नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, वही तो काम का है, प्रीवियस ईयर वाला ही वही दिया है 180। इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर वही दिया रहता है 144। प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होता था 2 लाख बाय SPL है ये वाला फिगर, इनकम टैक्स पेड काम का नहीं है, ऐसे ही दिया। कितना आ रहा है, 11,96,000, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, पहले देख लो यहां तक हो रहा है ये, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, अगर यही नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कैश फ्लो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग का वर्किंग नोट है ये हमारा। नेक्स्ट 19, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, ऐसा देता है कैश फ्लो, ठीक है। ये ऐसा रहता है एक्चुअल में क्वेश्चन जो रहता है, ठीक है। अब उसमें हमको निकाल के दिखाना है, अभी पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना है, हमको सिर्फ अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI निकाल कर दिखाना है। तो हमको फोकस करना चाहिए कहाँ सरप्लस दिया, ताकि हम स्टार्ट तो करें।
देखो खोजो डिफरेंस इन सरप्लस कहाँ से मिलेगा। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स देख लो, उसमें थर्ड आइटम देख लो, सरप्लस दिया है ना, मिला सबको। नोट्स टू अकाउंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड वन। स्टार्ट कर सकते हो वहां से, स्टार्ट करो। डिफरेंस इन सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन एसपीएल। 170 माइनस 1, अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिखना, ठीक है। ये तो चलो पॉजिटिव आ रहा है, आगे का बता रहा हूं। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 170 माइनस 110, 60। ये तुम्हारा फोकस सिर्फ चार चीजों पे होना चाहिए, एक डिविडेंड पे, रिजर्व्स पे, प्रोविजन फॉर टैक्स पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे। ये चार चीज खोजने पे फोकस होना चाहिए, बाकी सब फालतू में दिया। डिविडेंड देखो पहले, डिविडेंड नोट में दिया है, देखो बाहर दिया है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, बाहर ही मिलेगा तुमको हमेशा। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 एंड 20, 80,000। पिछला साल का 80,000 है, तो 80 काम का है हमारा, तो ठीक है, प्लस करेंगे 80। अब यहाँ पे हमको प्रेफरेंस डिविडेंड देख लेना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, लेकिन उसका रेट नहीं दिया है, तो हम इग्नोर कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को, ठीक है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रेट होता तो हम लेते डिविडेंड अभी इस पे, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व दिया है क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व अलग से देगा नहीं, रिजर्व का चेंज तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, जनरल रिजर्व को देखो, समझ रहे हो ना कहां बोल रहा हूं। 5.21 नोट्स टू अकाउंट्स, जनरल रिजर्व, उसके अंदर ये रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर जनरल रिजर्व। पहले था 2,10,000 का, अभी है 2,75,000 का, तो बढ़ा है रिजर्व, तो मतलब ट्रांसफर हुआ है रिजर्व में। लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। ऐसे ही निकालना पड़ेगा हमको, ये दिया हुआ नहीं रहेगा अलग से, जो तुमको ट्रांसफर टू रिजर्व दे दिया तुम प्लस कर दिए, ऐसा नहीं होगा। रिजर्व देख के तुमको खुद चेंज पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया चेंज? 65,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। WCR में भी चेंज है 50,000 का, ठीक है, हो गया ट्रांसफर टू रिजर्व्स। प्रोविजन वो टैक्स है क्या? दिया हुआ है, अकाउंट बनेगा। हम अकाउंट्स को, अकाउंट बनाना स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख। तो बस 50,000 ले लेंगे, लिख देंगे 50,000। ऐसे ही तो करते थे, चेंज करते थे ना, रिजर्व्स में करते थे चेंज, प्रोविजन में नहीं, ठीक है। प्रोविजन में हम अकाउंट बनाकर, ये जो 1 लाख है प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है, इस साल पे किए होंगे, ठीक है। और इस साल के एंड में 1.5 लाख है, इस साल बनाए होंगे 1.5 लाख का, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स का केस 1 है, ये 3 केस था, केस 1 है ये वाला, ठीक है। ये काम आएगा अभी स्टेप 1 में, और ये काम आएगा फ्यूचर में स्टेप 4 में, इनकम टैक्स पेड, ठीक है। वैसे बिना बनाए भी होता, जो करेंट ईयर का है उसको प्लस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बना लेंगे हम हमेशा, ठीक है, क्योंकि आगे केसेस में वैसा नहीं होगा, इसमें ऐसा हो रहा है खाली। ऐड,
बस एक्स्ट्रा आइटम तो है नहीं, वैसे रहता भी नहीं है जो नॉर्मली। कितना आएगा आंसर? 4,05,000। ठीक है, ऑनलाइन वाले क्लियर है या डाउट है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी। ट्वेंटी में सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ है। देखो दोनों सरप्लस दिया है, स्टार्ट कर लेंगे डिफरेंस से। डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, यही काम का है, यही दिया भी है, प्लस करेंगे। इंटरिम दिया है, प्लस कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व्स प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस करेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करेंगे, पहली बार आया रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन, माइनस करेंगे। हो जाएगा, सब डायरेक्टली दिया, प्लस माइनस करना खाली, करो। डिफरेंस इन सरप्लस 1,18,000 माइनस 50, कितना? 68। 68 से चालू किए। ठीक है, डिविडेंड 36,000, ये 45,000। ट्रांसफर टू रिजर्व्स 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000। रिफंड ऑफ टैक्स माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस प्लस इंश्योरेंस क्लेम। कितना है फाइनल आंसर? कितना? 322 500। क्लियर है इतना? ठीक है, देखो फॉर्मेट में आ जाओ एक बार, पेज नंबर 5.57। देखें फॉर्मेट एक बार। ऐसे लग रहा है कैश फ्लो कितना पढ़ लिया है। फॉर्मेट देखते हैं कितना पढ़ लिया है। ठीक है, देखना फॉर्मेट में दिख रहा होगा क्या कहाँ है हम अभी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का .1 पढ़े अभी हम, ए जो लिखा हुआ है वो पढ़ लिया हम लोग। दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EI ब्रैकेट एज पर वर्किंग नोट। तो जो हम पढ़ रहे थे सब वर्किंग नोट था, ये सब कैलकुलेट करके यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो हम कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कैश फ्लो, अभी कैश फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी कैश फ्लो का एक वर्किंग नोट पढ़ रहे थे खाली। ठीक है, होमवर्क लिख लेना।
एक इलस्ट्रेशन नंबर 21, इसमें एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, ठीक है, देख लेना उसके हिसाब से कर लेना, और बाकी एक्सरसाइज का 5 से 9 हो जाएगा, कर लेना होमवर्क थोड़ा, तुमको ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि अभी लग रहा होगा कि हो रहा है बोल के, लेकिन क्वेश्चन वोश्चन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, बात ये। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास।